आर डिस्कसिंग इन सीआरपीसी, अभी बेसिकली सीआरपीसी का ओवरव्यू ही ले रहे हैं, और उस ओवरव्यू के प्रोसेस में हम लोग एक चार्ट बेसिकली डिस्कस करते हैं दैट विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ फ्रॉम सेक्शन 154 टू सेक्शन 265, और उससे एक्चुअली क्लियर कट आइडिया पता चलता है कि सीआरपीसी में चीजें होती कैसे हैं, और डिफरेंट जितनी फंक्शनरीज हैं, लाइक कोर्ट्स क्या करती हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या होता है। तो प्रोसीजरल लॉ चूंकि स्टेप आफ्टर स्टेप हमको समझना है, नॉट सेक्शन वाइज सेक्शन समझना है, क्योंकि सेक्शन वाइज सेक्शन से आप एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसी प्रोसेस में हम लोग एक स्टेप यानी एक जो उसमें उस चार्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। जैसा कि हम कहें कि पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को 3 स्टेप में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाज द इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वाज द इंक्वायरी, एंड थर्ड वाज द ट्रायल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस। फाइन, तो ये 3 स्टेप में हमने डिवाइड किया था, और इन 3 स्टेप में इन्वेस्टिगेशन कहां डिफाइन है, जल्दी बोलते चलना, इंक्वायरी कहां डिफाइन है, इन्वेस्टिगेशन 2H में, और इंक्वायरी कहां डिफाइन है, 2G में डिफाइन है। और हमने ये भी देखा था कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इंक्वायरी क्या होता है, और ट्रायल क्या होता है, ये सब हमने देखा था। इसका स्टेज कहां से कहां तक है, द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज फ्रॉम 154 टिल सेक्शन 173 clause 2, 173 clause 2 इसमें इंक्लूड करते हैं। Then comes the stage of inquiry. Inquiry हमने देखा, अच्छे से समझा। We have also referred some of the inquiry held by the magistrate. और हमने क्या देखा कि it starts with section 190, that is the stage of cognizance, और ये कब तक कहां तक extend करता है, stage of inquiry till framing of charge, before framing of charge, till not before framing of charge. एंड इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा ट्रायल का क्या मतलब होता है, इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हिच ईदर एंड्स इन एक्विटल, यानी कल्मिनेट्स इन एक्विटल और कन्विक्शन। ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होगा, और ये कंप्लीट होगा, ये एंड होगा विद द जजमेंट, ईदर एक्विटल और कन्विक्शन। ये हमने देख लिया था। नाउ उन सारे पार्ट में एक एक करके हम सब डिस्कस किए थे। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल हम एक उसका एक पहलू देख लेते हैं, है कि नहीं, वो हम एक पार्ट देख लेते। क्या, जैसा कि हम 154 से स्टार्ट किए, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, हाउ विल यू सेट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, क्रिमिनल लॉ मोशन में कैसे आएगा, पनिश किसी को कैसे करोगे, तो उसका 3 मेथड है। एक एफआईआर कराना, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देना पुलिस को, दूसरा कंप्लेंट, एंड तीसरा दैट इज इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट। एंड तीनों के सेक्शन हमने देखे थे। And what we have completed is the first part, that is stage of investigation 154 से लेकर के till the stage of judgment हमने देख लिया कि चीजें कैसे कैसे, how things are rolling out, कैसे कैसे चीजें या कैसे कैसे स्टेप, हम स्टेप आफ्टर स्टेप समझ लिए थे। इसमें तीनों स्टेप देख चुके हम लोग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, पहले जैसा कि हम लोग देखे थे, एफआईआर होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस रिपोर्ट बनेगा, कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगी, कॉग्निजेंस लेने के बाद सम्मन इशू किया जाएगा, सप्लाई ऑफ कॉपी होगा, कमिटल प्रोसीडिंग के बाद केसेस ट्रायल में चले जाएंगे। ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा ब्रीफली स्टार्ट किया द सेकंड पार्ट कि कंप्लेंट जो आप फाइल करते हो, एफआईआर का केस तो हम लोग देख ली कि एफआईआर जो पुलिस केस है वो कैसे प्रोसीड करता है टिल द स्टेज ऑफ जजमेंट। बट इन केस ऑफ कंप्लेंट जो कि कोर्ट में आप फाइल करते हो, in the criminal court you file a complaint and there is a format of complaint also, वो कैसे कैसे आगे रोल आउट करता है, कैसे कैसे प्रोसीड करता है, अभी हमको नहीं पता है। हम लास्ट क्लास में थोड़ा इंट्रोड्यूस किए थे, तो ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन भी हम बता देते हैं। नाउ जैसा कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, एज ऑल ऑफ यू कैन सी चैप्टर 15 डीलिंग विद द कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, एंड एज द कंप्लेंट इटसेल्फ सजेस्ट, if you see the definition of section 2D, section 2 में 2D में कैसे डिफाइन करता है anyone? section 2D में ये कैसे डिफाइन करता है, any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action. Any allegation to the magistrate, any allegation with respect to commission of crime to the magistrate
किस लिए करते हैं? विद द व्यू दैट मजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस, मीनिंग देयर बाय कि अल्टीमेटली एनी एलिगेशन, मतलब ये बहुत क्लियर हो गया कि एफआईआर के लिए कॉग्निजेबल केस जरूरी है, लेकिन कंप्लेन करने के लिए विद रिगार्ड टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कंप्लेन के लिए जरूरी नहीं कि ये कॉग्निजेबल केस होगा, ये नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। ये डेफिनेशन से एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। लेकिन समझना क्या हमको, अब एफआईआर में करते नहीं हो कुछ, आप जनरली अपना इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस यू जस्ट सप्लाई टू द पुलिस ऑफिस, उसके बाद वो सारा चीज कर लेता है। कंप्लेन का एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में आप कोर्ट जाते हो, कंप्लेन ड्राफ्ट होता है और फिर वो कोर्ट में फाइल होता है, और फाइलिंग के बाद धीरे धीरे उस पर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो कोर्ट लेती है, ठीक है। तो उसका पता हमको कैसे चलेगा? इसके थ्रू चलेगा। जिस तरीके से एफआईआर वाले केस को, पुलिस केस को हम स्टेप आफ्टर स्टेप समझे थे, उसी तरीके से इस कंप्लेन केस को स्टेप बाय स्टेप, ठीक। लेकिन पहले ये सेक्शन पढ़ लो आप, क्योंकि सेक्शन अगर आपको पता है तो चीजों को सेट करने में, यानी कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये सेक्शन से भी समझ सकते हैं। फाइन, नाउ विजुअलाइज ए सिचुएशन जहां आपको इल सपोर्ट को एक केस है, हो सकता है डाउरी डेथ का केस हो सकता है कि लाइक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर एक केस हो, ठीक। आपने क्या किया? आपने एक वकील को पकड़ा, यू हायर्ड ए वकील, यू हायर्ड एन एडवोकेट, ही ड्राफ्टेड अ कंप्लेंट फॉर यू, और उसने वो क्या किया? कंप्लेंट फाइल कर दिया। अब यहां से समझो कि चीजें कैसे रोल आउट करें। कंप्लेंट तो आपने फाइल कर दिया, देयर वाज अ फॉर्मेट ऑफ अ कंप्लेंट। अब होता क्या है? एज यू कैन सी अंडर सेक्शन 200 क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। आप इस पोर्शन को पढ़ो, म्यूट कर लेना गौरव। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देखे थे 190 में कहता है कि मजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट करती है, उसी चार्जशीट, उसी पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस का, मीनिंग कि ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस हुआ है, हम प्रोसीड कर सकते हैं एक्यूज के अगेंस्ट। 290 में कहता है कि भैया मजिस्ट्रेट 3 चीजों पर कॉग्निजेंस ले सकता है, उसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए क्या था? सॉरी, ए नहीं, बी क्या था? बी पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर दे सकती है मजिस्ट्रेट, और सी क्या था? any Information information or from motive. एनी इंफॉर्मेशन बाय एनी अदर पर्सन, नॉट पुलिस ऑफिसर की इंफॉर्मेशन बाय एनी अदर पर्सन की मजिस्ट्रेट या सुओ मोटो कॉग्निजेंस की लेता है, मजिस्ट्रेट ले सकता है, ठीक। तो या तो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा, या तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन टू द पुलिस ऑफिसर लेगा, इंफॉर्मेशन गिवन टू मजिस्ट्रेट, या वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा। ए जब आप पढ़ते हो लिखा रहता है इसमें कंप्लेंट, और जानते हो कि कॉग्निजेंस के स्टेज में मजिस्ट्रेट क्या करता है? वो क्या करेगा? जैसे कि हम पुलिस रिपोर्ट पूरा पढ़ें, और पुलिस रिपोर्ट मतलब पुलिस रिपोर्ट में क्या 154 का एफआईआर की कॉपी होगी, 161 का बयान होगा, मे बी 164 का हो सकता है कि कन्फेशन होगा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड और विक्टिम एंड द अदर एविडेंसेस। उसको जब पढ़ता है, पढ़ने के बाद आफ्टर एग्जामिनिंग एंड परयूजिंग ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, ही रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन कि प्रमा फेसाई ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। सिमिलरली इसी एनोलॉजी को आप कंप्लेंट के केस में ड्रॉ करें। आपने कंप्लेंट फाइल किया, मजिस्ट्रेट के सामने में कंप्लेंट रखा हुआ है, व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू, हमको पता नहीं चल रहा है कि कंप्लेंट जब पढ़ रहा है क्या वो कॉग्निजेंस ले रहा है क्या। हम इसको देखेंगे क्योंकि दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड ऑफन दिस इज बीइंग इग्नोर्ड, क्योंकि पुलिस केस में पता चलता है हमको कि कॉग्निजेंस कब लिया जा रहा है। कंप्लेन केस में एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है कि किस स्टेज पर हम कॉग्निजेंस, इसलिए जरूरी है ये सेक्शन पर। दिस सेक्शन विल डेफिनेटली गिव यू सम क्लियर आइडिया एज टू व्हेन कॉग्निजेंस इज टू बी टेकन, ठीक है। नाउ लेट अस रीड दिस सेक्शन, कहता क्या है। नाउ सी क्या कहता है, अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेन शैल, लिखा हुआ है शैल, examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing, shall be signed by complainant and witnesses, and also by
मजिस्ट्रेट। समझिए क्या लिखा हुआ है, अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब इससे क्या पता चलता है, क्या आपको पता चलता है कि पहले मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया एंड देयर आफ्टर वो एग्जामिनेशन करने जा रहा है, किसका किसका एग्जामिनेशन करने जा रहा है, वही जो जिसने कंप्लेन फाइल किया है, कंप्लेनेंट। और कंप्लेन जब फाइल करते हो आप, सिंपली आप उसमें यू कैन नॉट ओनली सेट आउट द एलिगेशन, you have to you have to produce, you have to adduce evidences in your support। आप जो एलिगेशन लगा रहे हो 498A का, लेट्स सपोज 304B का अलग एलिगेशन है, और भी डिफरेंट एलिगेशन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा एविडेंसेस से। ओरल एविडेंस का आप लिस्ट बताओ और आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखाओगे कि ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो अपने एलिगेशन के लिए सपोर्ट में आप एविडेंस ऐड करते हो कंप्लेन में। तो वही कहता है 200 में कि मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करके कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल, आप इस सेक्शन को पढ़ रही हैं, अब ये बताओ हमको कि ये जो एग्जामिनेशन हम कंप्लेनेंट का कर रहे हैं, विटनेसेस का कर रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? क्या हमको कॉग्निजेंस लेना है, या हम मान लें कि चूंकि आप एग्जामिन कर रहे हैं उसको, हम मान लें कि जैसे ही आप एग्जामिन कर रहे हैं आप उसका कॉग्निजेंस ले चुके हो। ये थोड़ा दिमाग अप्लाई करो, अप्लाई योर माइंड एंड कैन टेल मी कि ये एग्जामिनेशन का क्या पर्पस समझ में आता है। फॉरगेट अबाउट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, आप ये बताओ यहाँ एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है इसका? Why there is examination of complainant and the witnesses by the magistrate? What purpose it will serve? कौन सा पर्पस सर्व करेगा? Anyone? Sir, to see if there are sufficient grounds for proceeding और जो allegations हैं वो true है कि नहीं। Allegations are well founded or not, whether they are false allegation, frivolous allegation or something else. क्या allegation सही है? Is it true on the face of it? Is it not false? Is it filed with malicious intention, with the intention to take revenge? ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा, है कि नहीं? तो एग्जामिनेशन में इसके लिए कर रहे हैं, ये हम बात समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझो यहाँ कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कॉग्निजेंस लोगे तो कब लोगे। एक तो चीज तो समझ में आया कि एग्जामिनेशन किस लिए कर रहे हैं, just to assure कि allegations are well founded, it is not false and frivolous। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट पर आ जाओ, चार्ट को समझते हैं। देखो इसको समझिए, अब बेरेक पास में रखिएगा, बार बार बेरेक रेफर हम नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास भी बेरेक है, यू गाइज ऑल्सो रेफर बेरेक, ताकि टाइम पर हम ये चीज आपको रिमाइंड कराते हैं। फाइन, नाउ कम टू दिस पार्ट। सी नाउ सी, कंप्लेन फाइल हुआ। कंप्लेन फाइल होने के बाद मान लो आप मजिस्ट्रेट हो, आपके टेबल पर कंप्लेन रखा हुआ है, कंप्लेन में विटनेसेस के डिटेल भी होंगे कि उन्होंने क्या क्या विटनेस किया है, अदर एविडेंसेस भी होंगे उसमें। तो उस स्टेज पर व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू आर हैविंग एज अ मजिस्ट्रेट, आपके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के लिए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे टेक दिस एग्जांपल, अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा है। अब एक सिचुएशन हम देते हैं, आपने कंप्लेन पढ़ा और कंप्लेन पढ़ने के बाद क्या लगता है, अरे दिस इज द केस ऑफ मर्डर, दिस इज द केस ऑफ किडनैपिंग, abduction प्लस मर्डर, रेप। कंप्लेन पढ़ के प्रमा फैसा आपको ये लगता है, यू आर नॉट एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड विटनेस, अभी एग्जामिन नहीं करते, कंप्लेन पढ़ के रह रहा है these are वेरी सीरियस ऑफेंसेस। अब सीरियस ऑफेंसेस है, डू यू थिंक कि मर्डर के केस में, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप के केस में जनरली इंक्वायरी के थ्रू क्या आप एविडेंस ड्रॉ कर पाओगे क्या? कैन यू गेट दी एविडेंसेस थ्रू इंक्वायरी? इंक्वायरी से आप जानते हो ना, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट अपना दिमाग अप्लाई करता है। क्या आपको लगता है कि इन सारे केसेस में इंक्वायरी से हम एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे क्या, एविडेंस ड्रॉ कर लेंगे?
नहीं No, सर। sir. नहीं हो पाएगा। क्या Only. करना होगा इसके लिए? इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होगा। अरे जब तक 4 लोगों से पूछोगे नहीं, उसका पूछताछ नहीं होगा, पुलिस कहीं जाएगी नहीं स्पॉट पर, एविडेंस कलेक्ट जब तक नहीं करेगी, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन इंडिस्पेंसेबल है। समझे बात? तो हम क्या करेंगे एज अ मजिस्ट्रेट, हम 200 में नहीं जाएंगे, हमको इंक्वायरी करना ही नहीं है, 200 में नहीं जाएंगे। आई विल नॉट गो इन सेक्शन 200। व्हाट आई विल डू इंस्टेड, कि भैया हम क्या करेंगे, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का पावर है। तो कहां पावर है सर? 156(3), 156 क्लॉज। ये केस एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। ये केस जिसमें फाइल कंप्लेन हुआ, आपने क्या किया, सिंस यू थॉट कि इन दिस केस इज फिट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, आपने 156 क्लॉज 3 को इन्वोक करके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। अच्छा आप बताओ, ये इन्वेस्टिगेशन हम ऑर्डर कर दिए, तो क्या ये प्रोसेस आपको लग रहा है कि हमने कॉग्निजेंस ले लिया क्या? Do you think that I have taken cognizance of the offense? Cognizance of offense? No, sir. No, sir. नहीं लिया है, नहीं लिया है, क्योंकि अभी हम उसमें एग्जामिन नहीं किए हैं, अभी हम अपना दिमाग पर यूज नहीं किए। ऑन द फेस ऑफ इट केस हमको ऐसा लग रहा था तो हम ऐसा कर। अब देखो आप क्या कर दिए, इन्वेस्टिगेशन, और इसको बोलते हैं प्री कॉग्निजेंस स्टेज। एकदम ध्यान रखिएगा, और हमेशा हम बताएं, अभी 2018 के जजमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं वो हम डील करेंगे, लेकिन 156 क्लॉज 3 व्हेन मजिस्ट्रेट इज ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन, इट इज प्री कॉग्निजेंस स्टेज। अब यहां एक चीज इंटरेस्टिंग है, आपके पास आया था कंप्लेन, आपने उसमें कर दिया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया तो ये केस कैसे शुरू होगा? फिर ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? FIR रजिस्टर होगा। FIR रजिस्ट्रेशन 156 क्लॉज 3 में समझते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन कह रहे कैसे करोगे? एफआईआर जब तक रजिस्टर नहीं करोगे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? एफआईआर रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस रिपोर्ट बनाएगी पुलिस, और उसके बाद उस पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। देख रहे हो उसका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। फाइल हुआ कंप्लेन, आपने ऑर्डर किया इन्वेस्टिगेशन, और जो चीज कंप्लेन के थ्रू होना शुरू होना चाहिए वो पुलिस केस के थ्रू शुरू हुआ। इसलिए क्योंकि circumstances वारंट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। तो ये केस कंप्लेन केस नहीं होगा, ये केस पुलिस केस की तरह आगे बढ़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आया सबको कि कैसे ये Yes, हुआ? sir. क्योंकि आप जब सेक्शन पढ़ोगे 200, आप सेक्शन पढ़ोगे 190, यू विल नॉट एबल टू विजुअलाइज दिस काइंड ऑफ स्टेप जब तक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं हुआ, नहीं कर सकते। इतनी बात तो समझ में सबको आ गई कि भैया सर यहाँ पे यस प्रतीक, यहाँ पे जो पुलिस को 156(3) में बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो एग्जामिनेशन ऑफ कॉम्प्लेनेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं करने जा रहे हैं हम एग्जामिनेशन, हम 200 में जा ही नहीं रहे। आई एम नॉट इन्वोकिंग सेक्शन 200, इंस्टेड आई हैव इन्वोक्ड सेक्शन 156 क्लॉज 3, मीनिंग देयर हम एग्जामिनेशन करने ही नहीं जा रहे। हम क्या, हम ऑफिस देख के लग रहा है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसलिए हमने ये इन्वोक, समझे? प्राइमा फेसाई लग रहा है, इसीलिए उसको 156(3) 156(3) भेज दिया हम उसको, हम उसके डिटेल में गए ही नहीं। ठीक बात है? चलो अब दूसरा चीज समझ, मान लो आपने कंप्लेन पढ़ा, और कंप्लेन पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू डील विद दिस केस। कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंसी आप जानते हो, कॉम्पिटेंसी टेरिटोरियल हो सकता है, कॉम्पिटेंसी प्यूनिटिव भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप कह रहे हो कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं, तो जो आप देख रहे हो यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, विल यू प्रोसीड विद दैट केस और यू विल डू समथिंग एल्स? तुम प्रोसीड करोगे या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भेज दोगे, कहोगे कि हम कॉम्पिटेंट नहीं है, द कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस केस उसको भेज दोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेक्शन 201 इन्वोक कर रहे हो। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ कंप्लेंट, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट। अब एक चीज हमको पूछना है, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग सेक्शन 201, रिटर्निंग द कंप्लेंट, कैन यू से कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया केस का? क्या हम कह सकते हैं मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया केस का? नहीं सर। क्यों? No, sir. क्यों नहीं कह सकते? कैसे? उसने तो विटनेस को एग्जामिन ही नहीं किया, सुना ही नहीं,
किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ही नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। प्राइमा फेसाई सर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था कॉग्निजेंस लेने के लिए। हम नहीं देख रहे हैं कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में हम जा ही नहीं रहे। हम सब देख रहे हैं कि वेदर आई एम कॉम्पिटेंट, फाइन ही ना। Yes. ऐसे 2 केस आपको हम बता दिए जहां पर, क्योंकि ये कंप्लेन के केस में पता ही नहीं चलेगा आपको कि कॉग्निजेंस लिया कब जाता है, नॉट अवेयर ऑफ द स्टेज एट व्हिच कॉग्निजेंस इज बीइंग टेकन। तो हम एग्जांपल दिए कि हमने कॉग्निजेंस नहीं लिया, इन्वेस्टिगेशन जरूरी था, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया 156 क्लॉज। अगर हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, आई विल नॉट गो टू सेक्शन 200, आई विल इन्वोक सेक्शन 201 एंड रिटर्न द कंप्लेंट टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इतना बस है। लेकिन क्वेश्चन रह गया सेम, द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन क्या रह गया कि सर कॉग्निजेंस तो लिया कब जाता है। आप प्रैक्टिकली किसी से पूछोगे, कोर्ट से भी पूछोगे, कोर्ट में जाकर के बहुत लोगों से, तो क्या बोलेंगे कि कॉग्निजेंस कब लिया जाता है। जब आप सम्मन इशू कर देते हो कंप्लेन के बेसिस पर, 204 को एक्सरसाइज करते हो, तभी मानता है कंप्लेन आपने लिया। अब देखो ये एक ऐसा चीज था विच हैज बीन इन डिस्प्यूट फॉर सो मेनी लॉन्ग ईयर, बहुत सालों से, एंड डिफरेंट कोर्ट वाज हैविंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर बिकॉज देयर वाज नो एक्सप्रेस कॉन्क्रीट आइडिया कि कॉग्निजेंस कब लिया। बहुत सारे केस लॉ। अब क्या कहता है केस लॉ, ये समझा। केस लॉ सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी क्लियर। कोई पूछेगा आपसे कि कंप्लेन के केस में कॉग्निजेंस कब लिया जाता है, तो आप क्या कहोगे, एकदम क्लियर। कोर्ट कहती है कि द मोमेंट मजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू इन्वोक सेक्शन 200, डिसाइड टू प्रोसीड हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 200, that is the state we will presume that cognizance has been taken. मान लेंगे हम कि कॉग्निजेंस ले लिया गया है। बात समझ में आ रही है कि जब आप 156(3) नहीं जा रहे, आप 201 पर नहीं जा रहे हो, आप सर्च ऑर्डर नहीं कर रहे हो या कोई और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, you have decided to proceed under section 200 with a view to examine the complainant and the witnesses so produced, आप ये मान लिया जाएगा कि आपने कॉग्निजेंस ले लिया। बात समझ में आ गई। आपने इस स्टेज पर कॉग्निजेंस ले लिया, जैसे कि पुलिस केस में हम लोग देखते थे। पुलिस केस में कॉग्निजेंस किस स्टेज पर लेते थे, एनीवन? पुलिस केस में किस स्टेज पर हम कॉग्निजेंस लेते थे? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट पर आफ्टर सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेंस का स्टेज आता था। यहां पर जैसे ही 200 के अंदर मजिस्ट्रेट प्रोसीड कर रहा है, द कोर्ट इज डीम्ड टू हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। अब आगे समझिए कि कॉग्निजेंस को ले लिए और आगे क्या कर रहे हैं हम, 200 में प्रोसीड कर रहे हैं। अब आप बढ़ो, 200 में क्या दिया हुआ है? 200 में ये दिया हुआ है कि कोर्ट एग्जामिन करेगी कंप्लेनेंट को या विटनेसेस को, एंड दिस इज शैल प्रोविजन। माइंड यू, शैल वर्ड यूज है, शैल एक्सप्रेशन यूज है सेक्शन 200। तो शैल वर्ड यूज है, उसका मतलब ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन, एब्सोल्युटली राइट। एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को, एग्जामिन करेंगे विटनेस को। किस लिए एग्जामिन कर रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं। द पर्पस इज टू मेक श्योर दैट द फॉल्स केस तो नहीं है, मतलब द एलिगेशंस आर वेल फाउंडेड और नॉट, इसके लिए हम देखें। ठीक, अब देखो जब ये सेक्शन पढ़ोगे 200 पढ़ोगे, इसके जस्ट सेकंड क्लॉज में, दूसरा जो क्लॉज है, इसमें 2 एक्सेप्शन क्रिएट। क्या एक्सेप्शन क्रिएटेड है सर? कि 2 केस में आपको एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है। इन 2 केसेस यू डू नॉट हैव टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट और विटनेसेस। सेक्शन 200 आप निकाल के देखो, लेट मी रीड फॉर ऑल ऑफ यू। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट when the complainant is made in writing, the magistrate need not to examine the complainant and the witness। ठीक, ये तो बात सही है, लेकिन इसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहता है, if the public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duty, the court has made a complaint, or if the magistrate makes over the case for inquiry or trial another magistrate under 192। 2 केस में आपको एग्जामिन नहीं करना है, सेल्फ प्रोविजन ऑप्शनल हो जाएगा। कौन सा 2 केस है? एक है अगर कोर्ट कंप्लेन करती है, समझ रहे हो बात? कोर्ट कंप्लेन करेगी
या पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर दिया हुआ है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन करेगा। अब तुम लोग के लिए मुश्किल ये है कि वी आर नॉट एबल टू इमेजिन अ सिचुएशन कि कोर्ट कब कंप्लेन करेगा, पब्लिक सर्वेंट कब कंप्लेन करेगा। सर कोई इंस्टेंस तो बताइए जिसमें इमेजिन कर पाए कि ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो बात सही है कि जब ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन जहां ये लोग कंप्लेन करें। कोई इमेजिन कर पा रहा है सिचुएशन को कि कब कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट क्या करेंगे, कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट is making a complaint to the court in those cases complaint को एग्जामिन मतलब कंप्लेंट को एग्जामिन नहीं करता। ऐसा कौन सा केस है, कौन बताएगा, याद है किसी को क्या, ऐसे कौन कौन से केस? anyone any idea? डायरेक्ट में तो लिखा हुआ है, अब सुन दो, नहीं समझे समझिए। हाँ समझ, दो केस बता रहे हैं। एक पब्लिक सर्वेंट, मतलब एन ऑफेंस इज कमिटेड बिफोर पब्लिक सर्वेंट। कहोगे सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल एक एग्जांपल देना है। सेक्शन 161 याद है, बताओ क्या था वो सेक्शन 161? Procure the attendance of नहीं witnesses. प्रोक्योर द अटेंडेंस 160 है, एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन विटनेसेस का एग्जामिनेशन पूछताछ उससे करना है 161। आपको याद है उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ था कि जो भी विटनेस पुलिस ऑफिसर के सामने आ रहा है गिविंग हिज स्टेटमेंट, ही इज सपोज्ड टू स्पीक द ट्रुथ ओनली एंड इफ ही इज नॉट डूइंग सो, कौन सा ऑफेंस कर रहा है, 179 के अंदर वो ऑफेंस कर रहा है आईपीसी। ये ऑफेंस कौन कर रहा है और किसके सामने कर रहा है, वो जो विटनेस है इज कमिटिंग द ऑफेंस बिफोर द पब्लिक सर्वेंट। तो इस केस में कोई प्राइवेट बंदा कंप्लेन नहीं करेगा, इस केस में पब्लिक सर्वेंट, वो पुलिस ऑफिसर जो पब्लिक सर्वेंट है, ही हैज टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट दिस पर्सन। अगर पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिसर फाइल करता है तो कंप्लेन को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं। कंप्लेन बात समझ में आ रहा हो, कंप्लेन यू डू नॉट हैव टू एग्जामिन द कंप्लेन क्योंकि उसके सामने ही ऑफेंस हुआ है। आई होप ये क्लियर एग्जांपल समझ में आया। 161 का स्टेटमेंट जहां पर पुलिस ऑफिसर के सामने ही आपने क्या किया, ऑफेंस कमिट किया। नाउ यू विल आस्क मी सर कोर्ट का एग्जांपल बताइए, कौन सा ऑफेंस एकदम कोर्ट के सामने होता है और जिस केस में कोर्ट कंप्लेन करती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, कोई एग्जांपल है? तो आप देखोगे, यस एनीवन, कंटेम्प्ट ऑफ वो देखेंगे हम लोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल। लेकिन यहाँ क्या इमेजिन किया गया है, कंटेम्पलेट किया गया है। दो सेक्शन है, अभी बहुत रेफर नहीं करेंगे, बस हम बता दे रहे हैं, 195 एंड सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। अब इमेजिन करो, सोचो कौन सा सर्कमस्टांसेस ये कि मान लो कि विटनेस बॉक्स में एक विटनेस ए खड़ा है और किसी केस में वो विटनेस, और वो क्या कर रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, इज गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि 191 परजरी कमिट कर रहा है, इज कमिटिंग परजरी अंडर सेक्शन 191 व्हिच इज पनिशेबल अंडर 193। तो ये ऑफेंस किसके सामने कर रहा है? दिस ऑफेंस इज अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड कमिटेड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो परजरी के केस में सीआरपीसी बहुत क्लियर है, ये कहता है कि सिंस दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सामने, कोर्ट के प्रेजेंस में किया गया है, एंड कोर्ट अपने सेटिस्फैक्शन पर ये डिसाइड करे कि दिस इज ऑफेंस और नॉट, तो उस केस में इस बंदे पर एक अलग प्रोसीडिंग चलेगा 193 के अंदर। लेकिन कब तक नहीं चलेगा? तब तक नहीं चलेगा जब तक ये कोर्ट राइटिंग में कंप्लेन ना फाइल करे। समझ रहे हो बात? दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जहां पर कोर्ट कंप्लेन करती है किसी अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट में, जिसके बेसिस पर 200 से 203 का प्रोसीडिंग चलता है,
और अगर कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन कर रही है तो उसमें आपको एग्जामिन करने की जरूरत है ही नहीं। unnecessary process, not needed to be examined. Therefore, when you see in your Ware Act this provision, provided when the complaint is made in writing, the magistrate need not to examine the complainant and the witnesses. कौन सा? If a public servant acting purporting to discharge of his official duty or court has made complaint there. बात समझ में आ रहा है? इन दोनों केस में एग्जामिन नहीं करना। एक 192 भी है, हम जब 192 देखेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसका क्लाउज 2 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कंप्लेन 200 में क्या कहा गया है कि भैया कंप्लेनेंट को एग्जामिन कीजिए और विटनेस, जैसे आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, कंप्लेनेंट को एग्जामिन कीजिए और विटनेसेस को भी एग्जामिन कीजिए। दैट इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 200। हाँ जैसे सर, ये कोर्ट में कंप्लेन कौन करेगा और किसके पास कंप्लेन जाएगी? कोर्ट, मान लो कि कोर्ट ए है, ए कोर्ट के सामने उसने झूठी गवाही दी, हैज कमिटेड परजरी। वो अब 193 अब वो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 190 किसके थ्रू ट्राइबल, कहां देखेंगे हम लोग? शेड्यूल 1 में देखेंगे, या हम ये देखेंगे कि 193 केसेस का कॉग्निजेंस कौन लेता है। लेट्स सपोज कि ये कोर्ट ऑफ सेशन के सामने में इसने परजरी कमिट किया और मान के चलते हैं कॉग्निजेंस फर्स्ट क्लास लेता है, तो दिस कोर्ट ऑफ सेशन विल मेक अ कंप्लेंट टू दिस कोर्ट और उस कंप्लेंट के बेसिस पर ये फर्स्ट क्लास प्रोसीड करेगा उस बंदे के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 190। समझे बात? ओके सर, थैंक यू। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो सर 200 तो समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन किया कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, इसलिए एग्जामिन किया ताकि देखें कि वेल फाउंडेड है कि नहीं। और कहां एग्जामिनेशन नहीं करेंगे? अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट किया, अगर कोर्ट नहीं किया तो नहीं करेंगे। अब आपने एग्जामिनेशन कर लिया, आप एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे थे, आप देखो कि चीजें फ्रिवलस, फॉल्स, वेक्सेशियस नहीं है ना, मैलिफाइड इंटेंशन से नहीं है। जब ये इंश्योर हो जाओगे नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे। और जब आपको लगता है कि नहीं, दिस इज अ फॉल्स एलिगेशन, अरे सर लैंड डिस्प्यूट था दोनों के बीच में, लैंड डिस्प्यूट था और लैंड डिस्प्यूट में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए केस फाइल कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? उस केस में क्या करोगे? तो आपको इस स्टेज पर 3 अलग अलग प्रोसेस, क्या सेक्शन 200 में तो हमने एग्जामिन कर लिया कंप्लेनेंट को। एग्जामिन मतलब क्या, पूछताछ करके हम थोड़ा देखें कि वेरीफाई करते, विटनेसेस को भी पूछताछ के वेरीफाई। अब इस स्टेज में यू विल रीच टू टू और 3 डिफरेंट कंक्लूजन। क्या? पहला, मान लो आपको लगता है दिस इज फ्रिवलस कंप्लेंट हैज नो बेसिस टू इट, नहीं बेसिस है, वेल फाउंडेड नहीं है, फॉल्स लग रहा है, वेक्सेशियस लग रहा है। आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 203 का। क्या करोगे सेक्शन 203 में? देखो क्या लिखा हुआ है, डिसमिस कर देंगे कंप्लेन अगर इट इज नॉट वेल फाउंडेड, इफ इट इज फ्रिवलस ऑन द फेस ऑफ इट। एग्जामिनेशन के बाद क्लियर पता चल गया, डिसमिस कर दो कंप्लेन। और यहां डिसमिस हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस डिसमिस कर दिया। अब यहां जो हम डिसमिस किए हैं, आप सोचोगे सर उसका इफेक्ट क्या होगा? एक्यूज छूट जाएगा क्या? एक्यूज के अगेंस्ट फिर से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाएगा, उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं हो पाएगा। तो इसको समझने के लिए ये समझो कि यहां जो डिसमिसल 203 के अंदर कर रहे हैं, उस डिसमिसल का इफेक्ट डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा? क्या लगता है, डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा? डिस्चार्ज डिस्चार्ज होगा। एक्विटल क्यों नहीं होगा? फर्दर क्योंकि सर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग। बबली, इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? एविडेंस नहीं देखा गया, डिफेंस। हाँ, आप समझिए, एक्विटल तभी होगा जब केस को हम मेरिट पर डिसाइड करें। अभी तो आप ऊपर मेरिट पर आप कहीं नहीं थे, एविडेंस अभी एग्जामिन नहीं किए थे दोनों पार्टी का। जब तक मेरिट पर डिसाइड नहीं करते हो तब तक एक्विटल, तब तक डिस्चार्ज आप कर सकते हो। डिस्चार्ज का इफेक्ट एक्विटल नहीं होता। अंतर क्या होगा दोनों? अगर आप डिस्चार्ज हो रहा है तो इनसफिशिएंट ऑफ एविडेंसेस डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या? फिर से अगर फैक्ट्स डिस्कवर हुए तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया जा सकता है या एफआईआर किया जा सकता है, यानी फिर से क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन अगर वो एक्विटल हो गया,
not possible. Once a person is acquitted, he shall not be prosecuted for the same offense twice. ये डायरेक्शन है सेक्शन 300 CRPC का। बात समझ में आ रही है? तो एक्विटल के बाद नो केस, डिस्चार्ज के बाद देयर मे बी केस इफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस अराइजेस। इतनी बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, फॉल्स एलिगेशन लगता है तो डिसमिस कर देंगे। दूसरा स्टेज ये है कि आपको लग रहा है कि नहीं, एविडेंसेस और वेल एलिगेशंस आर वेल फाउंडेड, एविडेंस भी बहुत स्ट्रांग है एंड प्रोसिक्यूशन मतलब कंप्लेनेंट हैज द केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, और आपको लगता है हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है टू इन्वोक सेक्शन 204। 204 क्या है? हम इससे पहले क्या पढ़े थे? 204 इशू ऑफ प्रोसेस। अब आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, आप चाहते हो कि एक्यूज को अपीयर कराया जाए कोर्ट में, यू विल एक्सरसाइज सेक्शन 204। क्या करोगे? या तो सम्मन इशू करोगे या वारंट इशू करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द केस। आप सम्मन इशू करोगे, वारंट इशू करोगे और उसको अपीयर कराओगे कोर्ट में। ठीक, आप कहोगे सर एक चीज और बताइए, आप उसको सम्मन वारंट कर दिए, उसके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ था, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट एलिगेशन क्या है? मेरे अगेंस्ट क्या एलिगेशन है? आप उसको बुला रहे हो, बुलाने के बाद वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करेगा। डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि मेरे अगेंस्ट क्या एलिगेशन ये पता होना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट एलिगेशन क्या? सिर्फ समन करने से और वारंट करने से हो जाएगा क्या? क्या जरूरी है? यहाँ पर क्या करना जरूरी है? सप्लाई ऑफ कॉपीज। सप्लाई ऑफ कॉपी तो अभी दूर की चीज है, एटलीस्ट हम कंप्लेन का जो कॉपी है वो दे दें। 208 पर आएंगे जरूर हम, लेकिन कंप्लेन की कॉपी तो कंप्लेन की कॉपी यहाँ पर जाके दे दें, ताकि उसको पता चले मेरे अगेंस्ट एग्जैक्टली एलिगेशन क्या है। इतनी बात समझ में? ये तो दूसरा केस। पहला, अगर 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 एलिगेशन वेल फाउंडेड नहीं है, डिस्कस कर दो। इफ इट इज वेल फाउंडेड एंड यू फील सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वोक सेक्शन 204 टू कॉल द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, 204 इन्वोक। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, स्टेज है, जो 202 रेफर किया है, और उसका जब नाम पढ़ोगे ना, हेडिंग पढ़ोगे ना, दिस विल गिव यू क्लियर आइडिया and at least substantial idea as to what this section is all about. अब उसका हेडिंग पर वो क्या कहता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। क्या बोलता है? इसको हम तत्काल के रूप में फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं। अब तो ऐसा क्यों करेंगे पोस्टपोन? क्यों करेंगे पोस्टपोन? देयर हैज टू बी सम रीजन टू इट। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट अस रेफर द वेयर एक्ट and see as to why this 202 is being adopted. आपके सामने बेरेक का ये देख लो, सेक्शन 202 सामने है, इसको थोड़ा पढ़िए इत्मीनान से, यहां से लेके यहां तक कम से कम पढ़िए। It will give you idea as to why you will postpone. You मतलब मजिस्ट्रेट, 204 को पोस्टपोन क्यों करेगा? पढ़िए सेक्शन। यस, एनी आइडिया क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों? सर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इसलिए कर रहा। नहीं, फिर पकड़े नहीं थे। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं जरूरत है, कुछ है पब्लिक। Accused. Second one is if the accused is नहीं, हम 202 को क्यों इन्वोक करेंगे? अभी अनुभूति। यस सर, एक तो इसमें ये दिया है कि अगर अक्यूज पर्सन उसके जुरिस्डिक्शन से थोड़ा बियॉन्ड रहता है, ठीक है,
और एक मेकिंग ओवर का चीज दिया है अंडर सेक्शन 192 ऐसा। ठीक है, ये सब चीजें दी गई, लेकिन समझिए इसमें समझना क्या था, समझना ये था पोस्टपोन क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है 204 को इशू करने। मतलब ये यू हैव एग्जामिन द कंप्लेनेंट witnesses even after examining this complainant and witness you do not have sufficient evidence या ground कि हम 204 इशू करके उसको बुला लें। ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां आपके पास नहीं एविडेंस है, आपको लगता है एलिगेशन सही है लेकिन मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसको इशू करने की। तो इसी पर्पस के लिए 202 को बनाया गया कि आप तत्काल इसको पोस्टपोन कर दो। और चूंकि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस लेने के लिए दो मेथड यहां पर दिया गया। क्या क्या दिया गया देखो, सफिशिएंट एविडेंस लेने के लिए दो इशू हो सकता है। क्या क्या कर सकते हैं आप, या तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन इशू कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन, या यहां पर हम क्या इशू करेंगे, इंक्वायरी, खुद ही इंक्वायरी कर सकते हैं। अब जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन में और सैल में यूज किया गया, यानी 204 के लिए 204 को इन्वोक करने के लिए आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो या तो खुद इंक्वायरी करोगे या इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो नॉर्मली ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूज्ड इज रिजाइडिंग आउट ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, एक्यूज्ड उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है, तो उस हर एक केस में हमको 202 इन्वोक करना है और हमको 204 को पोस्टपोन कर देना है। ठीक बात है। अब यहां से थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, उसको समझो। देखो आपने क्या किया, आपने इशू ऑफ प्रोसेस 204 को पोस्टपोन कर दिया। ईदर यू विल इंक्वायर द केस बाय योरसेल्फ और यू विल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। अब देखो इंक्वायरी करोगे तो बहुत क्लियर, इंक्वायरी खुद से करेंगे, इंक्वायरी खुद से करके देखेंगे मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस आता है कि नहीं। अगर सफिशिएंट एविडेंस आ गया इंक्वायरी करने के बाद, तो आ गया तो आपके पास अब सफिशिएंट एविडेंस है, तो आप समन इशू कर दो, इशू ऑफ प्रोसेस कर दो 204 के अंदर। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, यहां पर भी सेक्शन 203 एक्सरसाइज कर सकते हैं। Here also magistrate will dismiss the complaint, मजिस्ट्रेट डिसमिस कर देगा। ठीक बात। लेकिन इंपॉर्टेंट इस केस में 202 का ये इन्वेस्टिगेशन और ये पोस्ट कॉग्निजेंस है या प्री कॉग्निजेंस। 202 का जो स्टेज अभी पहुंचे हैं, ये कॉग्निजेंस के बाद का है कि कॉग्निजेंस के पहले का है? बाद का है। पोस्ट कॉग्निजेंस इसको बोलेंगे, एकदम क्लियर है, पोस्ट कॉग्निजेंस बोलेंगे। अब यहां समझो, आप यहां इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या, अभी क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? सफिशिएंट 204 के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो सफिशिएंट ग्राउंड कैसे मिलेगा? तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं केस। इन्वेस्टिगेट करके हो सकता है सब हमको कुछ फैक्ट्स देगा और उस फैक्ट के बेसिस पर हो सकता है मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड हो जाए 204 एक्सरसाइज करने। तो यहाँ जो है, ये जो पर्पस इन्वेस्टिगेशन वो 156(3) का नहीं है। 156(3) किस स्टेज में इशू करते हैं हम लोग? प्री कॉग्निजेंस स्टेज। और 202 कब इशू कर रहे हैं? पोस्ट कॉग्निजेंस। यहाँ पर्पस इतना ही है कि हम मजिस्ट्रेट को फैसिलिटेट करें, उसका नहीं कहते, हम इस तरीके से एड प्रोवाइड करें ताकि वो 204 या तो एक्सरसाइज करे या तो नहीं एक्सरसाइज करे। ठीक है, तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन 156(3) का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जब 156(3) का नहीं है तो पुलिस एफआईआर नहीं करेगा उसको। और क्या नहीं करेगा? 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकता है, पुलिस कैन नॉट मेक अरेस्ट, फिर एक नया केस नहीं बना सकता है। हाँ, ये बात सही है कि उसको क्या प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा, बात सही है। लेकिन क्या हम कहें कि ये जो रिपोर्ट वो प्रिपेयर कर रहा है एट दिस स्टेज, वो रिपोर्ट 173 क्लॉज 2 का है? क्या ये वो रिपोर्ट है? 173 क्लॉज 2 का जो पुलिस रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं? यस।
सर वो प्री कॉग्निजेंस रिपोर्ट रहा था, मजिस्ट्रेट उस पे कॉग्निजेंस लेता है, और यहाँ तो पहले यहाँ पर समझ, अगर ये 173, इसको अच्छे समझना, 173 क्लॉज 2 का रिपोर्ट अगर मानते हैं, तो जैसे समझो यहाँ पर हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके 173 क्लॉज 2 में अगर रिपोर्ट सबमिट कर रही है, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता? कॉग्निजेंस लेने का। कॉग्निजेंस होता ना, किस चीज पर कॉग्निजेंस लेते हैं आप? 190 191 बी में लेते हैं? तो क्या किसी भी केस में डबल कॉग्निजेंस पॉसिबल है क्या? इस कंप्लेन केस पर ऑलरेडी आपने कॉग्निजेंस लेकर के 204 आप इसको नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, तो ऑलरेडी इस केस में आपने कॉग्निजेंस ले लिया है, तो क्या फिर से आप कॉग्निजेंस लोगे? नहीं लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक घुमा फिरा के क्यों समझाएं कि यहाँ जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है, इट इज नॉट द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2। ये रिपोर्ट क्या करेगा? ये रिपोर्ट फैसिलिटेट करेगा मजिस्ट्रेट को टू enable him to see whether we have sufficient ground to invoke section 204 or not। समझ में बात आ रहा है? चलो अब रिपोर्ट आ गई, मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट आ गई। अब क्या स्टेज होगा? दो ही स्टेज होगा, दो ही केस बनेगा। पुलिस ने रिपोर्ट दिया तो मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट को पढ़ा, एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद या तो लगेगा कि नहीं सफिशिएंट एविडेंस है, या लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है मेरे पास। तो दो ऑप्शन है, अगर नहीं है सफिशिएंट एविडेंस, अगेन यू हैव ऑप्शन ऑफ डिसमिसल अंडर सेक्शन 203। 203 के अंदर अभी भी आपके पास ऑप्शन है डिसमिसल का। और जिस पर्पस के इन्वेस्टिगेशन किया था, अगर उस इन्वेस्टिगेशन के कारण आपके पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाते हैं, सफिशिएंट ग्राउंड आ जाते हैं 204 को इन्वोक करने के लिए, नाउ यू कैन इन्वोक सेक्शन 204। नाउ यू विल इन्वोक सेक्शन 204। अब यहां तुम कर सकते। इतनी बात समझ में आई? इतना समझने में कोई दिक्कत है? पहले बताओ, तो फिर इसको रिपीट कर देंगे। यहाँ समझने में लोगों को दिक्कत होती है, ऑफलाइन में बहुत आसानी से समझते हो, ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है कम्युनिकेट करने में या कोऑर्डिनेट करने में। एनी डाउट जो जिस तरीके से ये फॉल आउट हुआ है? हम इसको रिवाइज थोड़ा करा देते हैं, एक सेकंड पहले रिवाइज कराते हैं फिर पूछ रहे हैं। देखो इसको गौर से समझिए। देखो, कंप्लेंट प्रोसीडिंग के लिए पहले कंप्लेंट फाइल करो कोर्ट में। कंप्लेंट पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो आई विल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3। अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो ही विल इन्वोक सेक्शन 201, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट कर देगा जाकर। इन दोनों सब केस में हम जानते हैं कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, ये प्री कॉग्निजेंस का स्टेज। कॉग्निजेंस कब लिया जाता है? हम कह दिए, सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर कि द मोमेंट मजिस्ट्रेट गोइंग इनटू सेक्शन 200 को इन्वोक कर रहा है, वो कॉग्निजेंस ले रहा है। तो उसने 200 में गया तो वो कॉग्निजेंस ले रहा है, ठीक, कॉग्निजेंस ले रहा है। कॉग्निजेंस लेते समय क्या करेगा? एग्जामिन करेगा किसको? कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा। कंप्लेनेंट और विटनेसेस को जनरली उसको एग्जामिन करना है, सेल्फ प्रोविजन है। लेकिन दो ऐसे केस हैं जहां पर उसको कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करना है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी उसकी ट्रस्टवर्दी है। कहां? जहां पर कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस सर्वेंट ने दिया है, सॉरी पब्लिक सर्वेंट ने दिया है, या मान लो कोर्ट ने दिया, उसमें एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 192 में अगर मेक ओवर किया गया तब। अब आप क्या किए? एग्जामिन कर लिए। किसको एग्जामिन किए? कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिए, विटनेसेस को एग्जामिन कर लिए। एग्जामिन करने के बाद यू विल रीच टू टू डिफरेंट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन होगा? कंप्लेनेंट को एग्जामिन और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद अगर हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं आगे प्रोसीड करने के लिए, हम क्या करेंगे? डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट 203 में। अगर सफिशिएंट ग्राउंड है आगे प्रोसीड करने के लिए,
तो 204 इशू कर देंगे, जैसा कि इशू करते हैं हम लोग कॉग्निजेंस लेने के बाद। हम एक्यूज्ड और एक्यूज्ड को हम समन या वारंट कर देंगे इसमें। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर अभी भी एग्जामिनेशन करने के बाद मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है 204 इन्वोक करने के लिए, तो आपको ऑप्शन दिया गया 202 का। 202 में क्या करेंगे, हम इस सेक्शन का एक्सरसाइज अभी पोस्टपोन कर देंगे और वी विल वेट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इंक्वायरी टू बी डन इन दिस केस, ताकि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड आ जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, या तो इंक्वायरी ऑर्डर करवा दो, खुद से इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, मजिस्ट्रेट अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अब दोनों केस एकदम क्लियर है। क्या कहता है, अगर इंक्वायरी कर लिए, इंक्वायरी करने के बाद हो सकता है कि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड आ जाए, तो आप क्या करो, 204 इशू कर दो या 204 लिख देना। अगर नहीं आता तो डिसमिस कर दो। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो 156 क्लॉज 1 में होता है, इसलिए पुलिस को फ्रेश केस नहीं शुरू करना है, पुलिस इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती है, और पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 नहीं कर सकती। यहां पर इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेटिव रोल बना है। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने सबमिट किया रिपोर्ट जब आप सबमिट करते हो तो फिर मजिस्ट्रेट के पास दो ही ऑप्शन, क्या, रिपोर्ट जब सबमिट हो गया तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है कि या तो सफिशिएंट ग्राउंड होगा तो हम इन्वोक कर देंगे 204 इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे, नहीं होगा तो हम 203 के अंदर डिसमिस कर देंगे, और यहां भी डिसमिसल का जो इफेक्ट है वो डिस्चार्ज ही होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट नाउ, एनी क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन है आपका? नो सर, ये पहले का ही है। ठीक है, बाकी कोई बताओ, किन्हीं को डाउट? इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है नॉर्मली वो 156(3) में करता है, और अगर 202 में करता है तो उसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है, वो 202 में ही है, ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट। 156(3) में जो करते हैं हम लोग वो प्री कॉग्निजेंस का स्टेज, और वो कंप्लेन केस जनरली कंप्लेन केस में नहीं करते हैं। कंप्लेन केस अगर उसका कॉग्निजेंस ले लिया गया तब 202 जो है इट इज ओनली मेंट फॉर द कंप्लेन केस। 156 इज मतलब इंडिपेंडेंट प्रोविजन है, वो कंप्लेन छोड़ करके बाकी दोनों केसों में हम कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है सर। एनी अदर डाउट? हाँ सर, जितना भी इंक्वायरी हुआ बाय मजिस्ट्रेट से, सो वो सब 191B में ही होगा ना? 191B वो तो 191 भी तो पुलिस रिपोर्ट है, वो इंक्वायरी नहीं। वो देखो, कॉग्निजेंस लेना एक अलग चीज है। कॉग्निजेंस या तो पुलिस रिपोर्ट का लोग, कॉग्निजेंस या तो कंप्लेन का लोग। यहाँ आपने कॉग्निजेंस ले लिया है, आपने कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन कर लिया है, उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है 204 इशू करने की, इसलिए 202 बनाया गया कि सफिशिएंट ग्राउंड आपको कैसे मिलेगा, आप या तो इंक्वायरी खुद से कर लोगे या इन्वेस्टिगेशन कर लोगे। तो ये जो इंक्वायरी है यहाँ के लिए इंक्वायरी है, ताकि 204 इशू करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड आ जाए। समझे बात? क्लियर है ये? यस सर। चलो अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई? सर यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट, तो ये अदर पर्सन किससे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? अभी हम आ रहे हैं उस पर, क्योंकि अभी हमको स्टेप सीखना है। अभी तो हमको 202 में बहुत चीज पढ़ना है, तो अभी सिर्फ हम स्टेप सीख रहे हैं। अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे 200, 201, 203 में या 204, 202 में भी, उस पर हम एक करते हैं। अभी डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर बाद में नहीं पढ़ पाएंगे। अभी स्टेप सीखना, तो स्टेप सीख गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है? एनीथिंग एल्स? अब देख, कंप्लेन केस एक अलग रूट से चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही जाके मीट कर जाता है पुलिस केस से। पुलिस केस जैसे चल रहा था उसे कंप्लेन केस एकदम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चल रहा था। अब ये मीट कर जाता है कहां? मान लो आप इशू ऑफ प्रोसेस कर दिए 204 पर। इशू ऑफ प्रोसेस करने के बाद यानी समन और वारंट आप इसको इशू कर दिए। अब जानते हो 204 की क्लॉज 3 में ही लिखा हुआ है कि एक कॉपी ऑफ कंप्लेनेंट भी पहुंचाओगे आप। क्या वो काफी है? वो काफी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? 204 में आप जान रहे हो क्या कर रहे हैं,
उसका अटेंडेंस सिक्योर कर रहे हैं। तो अटेंडेंस सिक्योर कर रहे हैं तो दो जगह उसका अटेंडेंस डिस्पेंस भी कर सकते हैं। ये 205 का केस हो सकता है या 206 का केस हो सकता है। हम पुलिस केस में दोनों चीज पढ़ा चुके हैं। ये बताओ 205 का कौन सा केस है और 206 का कौन सा केस है जिसमें हम अटेंडेंस, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन हम डिस्पेंस कर देते हैं। एनीवन? पहले पढ़ चुके हैं हम। 206 में पेटी ऑफेंस या फाइन है सिर्फ, वो पता है। पेटी ऑफेंसेस के केस में जहां 1000 रुपए तक का फाइन है, उस केसेस में हम क्या करते हैं, अटेंडेंस डिस्पेंस कर देते हैं, क्योंकि दैट एक्यूज इज रेडी टू पे दिस फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और विच एवर द लेस अमाउंट, वो करने के लिए तैयार है। तो उसको आप उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं, उसका पर्सनल अटेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। 206 205 कब इन्वोक करते हैं? लीडर के थ्रू उसको प्रेजेंट होने के लिए अलाउ करते हैं। नॉर्मल केस में, ऑर्डिनरी केस। अब तक 205 का हम हेडिंग पर सुना देते हैं, जो पहला क्लाउज है, whenever a magistrate issues a summon, मतलब whenever he is invoking section 204, he may, if he sees reason so to do so, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। पूरे केस में अगर हमको डिस्पेंस कर देना है अटेंडेंस, तो हम क्या करेंगे, उसका अटेंडेंस डिस्पेंस कर देंगे और कहेंगे कि आप वकील के थ्रू, प्लीडर के थ्रू आप प्रेजेंट। 205 ऑर्डिनरी प्रोविजन है जहां पर हम फॉर द इंटायर ट्रायल और इंक्वायरी हम डिस्पेंस कर देते हैं, जबकि 206 पेटी ऑफेंसेस केसेस हैं जहां एक्यूज को आने की जरूरत नहीं है अगर वो फाइन पे कर देता है। बात समझ में आ गई? चलो, 204 में हमने इशू प्रोसेस किया, सम्मन या वारंट किया। 205-6 एक्सेप्शन है इसका। अब आते हैं, देखो, सप्लाई ऑफ कॉपी। तो सप्लाई ऑफ कॉपी आपको याद है, पुलिस केस में सप्लाई ऑफ कॉपी के लिए कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 207 था। ये पुलिस केस, जब पुलिस केस वही जो 154 से चलता हुआ है, उस केस में सप्लाई ऑफ कॉपी 207 से। लेकिन अगर ये कंप्लेंट केस है तो इसमें कौन सा होगा? 208। कौन कौन सी कॉपी है देख के बताइए तो कोई, ये कौन कौन सी कॉपी हम सप्लाई कर रहे हैं? स्टेटमेंट्स अंडर 200 और 202 के बाद स्टेटमेंट्स कन्फेशंस अंडर 164, ठीक है। बाद डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट ऑन व्हिच प्रोसिक्यूशन proposes to rely। समझ रहे हो बात? तो कंप्लेनेंट के समय जो कंप्लेंट को एग्जामिन किए थे वो, और इंक्वायरी जब कर रहे हो 202 में वो, 164 का बयान हो सकता है, वो हम लोग ये सारा चीज कर सकते हैं, है कि नहीं? ये सारी कॉपी सप्लाई की जाएंगी एक्यूज को फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग हिम टू प्रिपेयर इफेक्टिव डिफेंस। ये भेज दिया हमने। अब समझो, यहाँ पे सप्लाई ऑफ कॉपी भी कर दिया हमने। इसके बाद ये बताओ पुलिस केस में कौन सा स्टेज आता है? तो पुलिस केस हम लोग पढ़ते थे, व्हाट वाज द स्टेज इन द पुलिस केस आफ्टर 207? 209। वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कमिटल प्रोसीडिंग। ट्रायल, यस। कमिटल प्रोसीडिंग, ट्रायल नहीं, कमिटल प्रोसीडिंग। सॉरी। अब देखो, सारी चीजें हो गई, इंक्वायरी वगैरह हो गया। अब क्या होना है? उसका ट्रायल होना है। इंक्वायरी हम लोग देख लिए 190 से लेकर के बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, क्या स्टेज है? इंक्वायरी का स्टेज। तो अब हमको ट्रायल पर भेजना है उस केस को। तो ट्रायल के लिए क्या जरूरी है ये नहीं पता है। जो भी मजिस्ट्रेट जिसने कॉग्निजेंस किया, जिसने 204 इशू किया, 208 पे इशू किया, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि भैया इसका ट्रायल किस 209 जो है, ट्रायल कैसा ट्रायल होगा? 4 तरीके का ट्रायल है, सेशंस ट्रायल, वारंट केसेस का ट्रायल, समन केसेस का ट्रायल और समन। 4 तरीके का है। तो किस तरीके का ट्रायल इस केस का होगा ये नहीं पता है। हम क्या करते हैं? 209 को देखते हैं। 209 क्या डायरेक्ट करता है कि भैया मजिस्ट्रेट आप क्या देखो, आप देखो कि वेदर दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। क्या ये केस का ट्रायल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ही होगा? ये कहां से पता चलता है हमको? फर्स्ट शेड्यूल से। और उसको पता चल गया कि कोर्ट ऑफ सेशन से ही इसका ट्रायल होना है। तो 209 डायरेक्ट करता है कि आपको सारा रिकॉर्ड, सारा केस का डॉक्यूमेंट है,
वो ट्रांसफर यानी कमिट कर देना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, ताकि कोर्ट ऑफ सेशन उस पर ट्रायल स्टार्ट करे। यहाँ पर एक और चीज था 209 में कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इंटीमेट करो कि एक केस हम कोर्ट ऑफ सेशन में भेज चुके हैं जिसका आपको प्रोसिक्यूशन करना है। ठीक 209 ये भी हम लोग पढ़े थे कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेता है। वो केस कैसे डिसाइड करता है? कमिटल प्रोसीडिंग के थ्रू, जब केसेस कॉग्निजेंस लेने के बाद भेजी जाती है उसको। ये कौन सा सेक्शन था? कौन सा सेक्शन था ये? 193। ठीक बात है। चलो अब तो डिसाइड कर लिए भैया कि कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल उसका जो ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू होना है कि नहीं होना है। तो आप जब देख लोगे शेड्यूल 1 में कि नहीं कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ही होना है तो भेज दोगे। लेकिन व्हाट अबाउट अदर केसेस? वारंट केसेस का ट्रायल, समन केसेस का ट्रायल, वारंट केसेस का ट्रायल और समरी ट्रायल। अब इसके लिए हम क्या ट्रिक बताए थे कि ये दोनों चीज ये साथ में करो। उस केस का ट्रायल सेशंस ट्रायल में होगा, कि वारंट केसेस का ट्रायल होगा। कैसे डिसाइड करते हैं हम? अगर सेशंस का नहीं होगा तो वारंट का हो जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं वारंट केस का डेफिनेशन? जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा हो। 2 साल से ज्यादा। अब 2 साल से ज्यादा मतलब सारे सीरियस ऑफेंसेस, या तो उसका कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होगा या वारंट केसेस की तरह ट्रायल होगा उसका। कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एकदम क्लियरली शेड्यूल 1 में मिल जाता है हमको कि किस किस केसेस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू होना है, तो उसको आप बता दो। बाकी जितने सारे केसेस हैं उसका ट्रायल कैसे होगा? वारंट केसेस की तरह होगा। कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल का जो रूल है 225 से 237 तक किया हुआ है और वारंट केसेस का 238 से 250 तक किया गया है। ठीक बात। अब आता है समन केस। इन दोनों में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। क्या डिस्टिंक्शन सर? हम तो ये जानते हैं कि समन केस कौन सा है समन केस? क्या होता है समन केस? 2 साल से कम। 2 साल से कम हम लोग पढ़ते हैं। अब समरी केस और समन केस, इन दोनों में से किस टाइप ऑफ ट्रायल को अडॉप्ट किया जाए उस केस में हमको पता नहीं। मान लो कि उसमें अगर इसमें लेट्स सपोज 1 साल की सजा है, 1 ईयर ऑफ पनिशमेंट, तो कैसे डिसाइड करोगे कि इसका ट्रायल समन केसेस की तरह होगा कि इसका समरी ट्रायल होगा? कोई क्लू मिला है? कोई खोज के आया है? कोई मेहनत करके आया है इस पर? सर समरी ट्रायल तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, तो 1 ईयर वाला तो 6 समन मंथ केस के लिए नहीं होता है वो। 6 मंथ का मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट दे सकते हो। दैट इज द पीरियड ऑफ सेंटेंस। 6 मंथ का नहीं होता है वो दिया हुआ है कि कितना पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकते हो। कौन सा केस ट्रायल करते हो वो उससे नहीं पता चलेगा। यस सर। एनी आइडिया? कोई खोज के लाया, कोई थोड़ा सर्च करके लाया? सर इसमें सेक्शन 262 क्लॉज 2 रेफर कर सकते हैं क्या? क्या कहता है वो? जिसमें नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter। तो ये समरी ट्रायल का है। तो अगर हम 3 months से ज्यादा दे तो वी कैन कंक्लूड कि ये या तो समन्स होगा नहीं तो वारंट होगा। देन समन्स एंड वारंट में तो हम डिफरेंस कर ही सकते हैं ना। 262 बोल रहे हो ना? यस। सब लोग देखिए, everyone please refer 262 procedure for summary trial. In a trial under this chapter, the procedure specified in this code for trial of summon cases shall be followed except hereafter. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed. ये तो punishment के रिगार्डिंग। यस सर, तो उसी रिगार्डिंग मतलब मैं ऐसा बोल रही थी कि अगर 3 months से ज्यादा पनिशमेंट किसी देते हैं किसी ऑफेंस के लिए, हाँ, तो फिर या तो वो समन्स हो जाएगा नहीं तो वो वारंट हो जाएगा। देन समन्स एंड वारंट में तो वी कैन मेक डिफरेंस आराम से। ये तो लास्ट में डिसाइड होता है ना नोबुती, एट द टाइम ऑफ जजमेंट, इवन आफ्टर जजमेंट, कि हाउ मच सेंटेंस यू आर गोइंग टू इन्फ्लिक्ट, दैट इज द स्टेज। हमको तो 209 के स्टेज पर ही डिसाइड करना है
कि सेशंस ट्रायल होगा, वारंट ट्रायल होगा, समन केसेस का ट्रायल होगा कि समरी ट्रायल, उनको तो यहाँ डिसाइड करना है। आप जो बोल रहे हो वो डिसाइड होता है जजमेंट के इवन बाद, समझ रहे हो ना? यस सर। और जयश्री आप जो कह रहे थे वो कौन सा सेक्शन था, 260 या 261? 261 जो आप बोल रहे हो, इट इज समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि समरी ट्रायल कोई और जज या कोई और कोर्ट नहीं करता है। इफ यू सी सेक्शन 260 लिखा हुआ है कि notwithstanding anything contained in this code, any chief judicial magistrate, any metropolitan magistrate, any magistrate of first class, especially empowered in his behalf, वो किस may, if he thinks we try in summary way all or any of the following cases। क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है? लिस्ट जो दिया हुआ है 260 में, इसी का ट्रायल हो सकता है? देख के बताइए, लिस्ट आपके सामने है 260 में जो लिस्ट दिया हुआ है, क्या कंस्ट्रू कर सकते हैं कि नो सर, एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? सर यहाँ लिखा है द हाई कोर्ट मे इफ ही थिंक्स फिट, तो मतलब कुछ और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक। इसका पहला देख रहे हो आप, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी 2 साल से कम वाले ही है। तो ये तो बहुत क्लियर नहीं है कि इसका समरी ट्रायल होगा कि समन ट्रायल होगा। ये ट्रेस करने की जरूरत है कि ये दोनों का ट्रायल कैसे होगा। लेकिन इतना तो हम लोग समझ गए कि कंप्लेन केस, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर लें, जस्ट अ सेकंड। हाँ, हम लोग दो चीज तो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ गए कि अगर इफ वी हैव टू सेट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, हमको इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, व्हाट आर द वेरियस रूट व्हिच आर प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी। हमने 154 का रूट बहुत अच्छे से समझा। व्हेन यू आर सपोज टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर, कब पुलिस स्टेशन में आपको जाकर के एफआईआर कराना है और कब आपको कंप्लेंट फाइल करना है, ये आप क्लियरली समझ लें। और जब आपने कंप्लेंट फाइल कर दिया या पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा दिया, तो उसके बाद के जो जितने भी प्रोसेस हैं उसको ब्रीफली हम समझ चुके हैं, और बहुत लोगों ने चार्ट बना के भेजा भी है, हम चेक भी किए, वो सही भी है ना? आप लोग बाकी लोग ही बनाओगे। 154 तक क्लियर था। फर्स्ट पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट जजमेंट का है, वहां तक हमने डिस्कस किया। ठीक बात है कि नहीं? देयर आफ्टर कंप्लेन प्रोसीडिंग हमने देखा, सेक्शन 2D का हमने डेफिनेशन देखा, एंड वी हैव इन डिटेल रेफर्ड एज फार एज स्टेप्स आर कंसर्न। 200 से 203 के अंदर हमने देखा कि कंप्लेन में क्या होता है, कंप्लेन फाइल करेंगे तो क्या होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन कब होगा, 156(3), 202 में क्या अंतर है, ब्रीफली हम लोग समझ गए। ठीक, इसके बाद 204, 208, 209 और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायल, इसका भी रूट हम समझ गए कि कैसे कैसे प्रोसीड करेगा। एक लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट और सुओ मोटो, जिसको कॉग्निजेंस बोलते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यू विल कम टू नो, यू विल हियर कि कभी मजिस्ट्रेट ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है डायरेक्टली किसी भी मैटर का, वो हम लोग सुनते हैं, पेपर में देखते भी। Have you ever heard that a judicial magistrate first class, second class or any other magistrate, judicial magistrate, क्या उन्होंने किसी मैटर का डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया है क्या? Do you find that instance? नहीं मिलेगा जनरली, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जनरली यूज भी नहीं होता है। तो इस केस में क्या रूट अडॉप्ट करेंगे हम लोग, ये पता नहीं है। ये तो नहीं पता है, लेकिन एक सेक्शन पहले समझ लें, उसके बाद तो रूट इसका वही है जो बाकी दोनों का है। एक सेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस इंफॉर्मेशन पे लेती है, जो इंफॉर्मेशन उनको दिया गया है या जिसका आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, पेपर पढ़ा आपने और देखा कि
एक ऑफेंस हुआ है, और एक ऑफेंस हुआ है ना तो उसके रिगार्डिंग कोई एफआईआर हुई है और ना ही कोई कंप्लेंट फाइल हुआ है, उस केस में आप सो मोटो कॉग्निजेंस लोगे, सो मोटो कॉग्निजेंस लोगे। वो कैसे प्रोसीड करेगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 191। सेक्शन 191 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 191 निकालिए और एक बार देख लीजिए, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। And from the next class, we'll start CRPC in detail, and the first chapter would be the chapter of arrest. ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले 191 निकालिए। रेफर सेक्शन 191, बैरक होगा आपके पास, रेफर सेक्शन 191। हेडिंग है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। इसको पहले पढ़िए, read this section. This section will give you some idea as to इसका कनेक्शन 191C से कैसे। जिसको समझ में आ गया होगा can raise their hand and can answer that. Yes, anyone? क्या कहता है 191? मजिस्ट्रेट, हाँ बोलिए। सर इसके अकॉर्डिंग है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने सुओ मोटो कोई मैटर उठा लिया है तो इन्फॉर्म करेंगे अक्यूज को कि तुम्हारा इंक्वायरी होने वाली है। अक्यूज अगर ऑब्जेक्ट करता है तो ये मैटर फिर सीजेएम जिसको भी स्पेसिफाई करेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया कि आप अगर खुद ही कॉग्निजेंस ले रहे हो तो आप ट्रायल और इंक्वायरी करोगे कि नहीं करोगे, उसके पहले आप एक अपॉर्चुनिटी एक्यूज को दोगे कि वेदर एक्यूज इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी परसेप्शन अगेंस्ट यू। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि सी वी हैव टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल। ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर ट्रायल होना चाहिए। एंड फेयर ट्रायल मतलब क्या? सिर्फ दिखना नहीं, सिर्फ हो नहीं, दिखना भी चाहिए। जैसा कि हम समझते हैं जस्टिस शुड नॉट बी डन ओनली, इट शुड अपीयर्स टू बी डन। क्योंकि मजिस्ट्रेट ने खुद से कॉग्निजेंस लिया है, सो मोटो कॉग्निजेंस या किसी के इंफॉर्मेशन पर, तो हो सकता है कि एक्यूज माइट फील दैट ही हैज बीन प्रेजुडिस्ड, यानी पक्षपात हो रहा है उसके साथ। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी एक्यूज को दिया जाएगा सो दैट ही विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट देयर इज नो प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम। उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो उसी जज से इंक्वायरी या ट्रायल आगे बढ़वाए, नहीं चाहे तो वो रिक्वेस्ट करे सीजीएम किसी और कोर्ट को ये केस ट्रांसफर कर देगा और वो कोर्ट इंक्वायरी करेगी, कॉग्निजेंस लेगी, कॉग्निजेंस लेने के बाद वही 204 बाकी सारा चीज करेगी। वो जैसे प्रोसेस हम लोग करते हैं बाकी दिनों में, उसी तरीके से हम लोग पढ़े। बात समझ में आई? आई होप जो 2-3 दिन से हम 2-3 क्लास से ये ऑब्जेक्टिव था मेरा कि 150 एफआईआर सीआरपीसी में होता क्या है, कैसे कैसे स्टेप्स रोल आउट होती है, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और जब तक इमेजिन नहीं कर पाएंगे सीआरपीसी से नहीं पढ़ा जा सकता। तो आप जब आप चार्ट बनाओगे, बहुत लोग चार्ट बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ चार्ट बना रहे हैं, पहले आप पढ़िए जो चार्ट हम भेज रहे हैं उसको एक बार पढ़िए, मैच कीजिए सेक्शन से। आप देखिए कि स्टेप आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं सारे स्टेप। अगर आप एक बार कनेक्ट करें फिर अपना बनाना शुरू करें। फिर भी कहीं आपको डाउट लग जाता है कि लगता है कि नहीं गलत बना रहे हैं, तो एक बार रेफर कर लो। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, विल डिस्कस, डेफिनेटली विल डिस्कस और विल ट्राई टू एड्रेस योर डाउट, है कि नहीं? लेकिन चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो है। ये काफी दिनों से रिवाइज नहीं किए, थोड़ा रिवाइज कर लें। आईपीसी चाह रहे थे डिस्कस करना, टाइम तो हो गया, आईपीसी किसी और दिन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो सेक्शन सीआरपीसी में देखे हैं, सेक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन रेफर करना है। कंटेंट तो हम लोग याद करेंगे कि इतने सेक्शन हमको याद होना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आप सब लोग इसको आंसर कीजिएगा। अभी तक जो सेक्शन 1 से लेकर के जितने भी सेक्शन को हमने रेफर किया है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? चलो गेट बी प्रिपेयर्ड, विल स्टार्ट दिस सेक्शन।
सब लोग अनम्यूट कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है, सब लोग बोलोगे तो एक कंपल्सन भी रहेगा कि याद करना है आपको। एक दो बार देख के आओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, सामने में चार्ट रहेगा तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारे सेक्शन है, ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर याद नहीं होगा, फिर लोकेट ही नहीं कर पाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये सेक्शन कहाँ से है, किस चैप्टर में है, ये डिफिकल्टी होगी, इसलिए उसको सॉर्ट आउट करना। फाइन, चलो अनम्यूट कर सकते हो सब लोग। स्टार्ट विद सेक्शन 1, बताओ सेक्शन 1। Short title extent commencement. Short title extent and commencement. Section 2, definition section. चलो इसमें जो जो पढ़े हैं वो डिस्कस करते हैं। 2A, Available of Available offences. 2B, charge. 2C, Cognizable Cognizable offense. नॉन कॉग्निजेबल कहाँ दिया है? नॉन कॉग्निजेबल 2L, इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया हुआ है? 2H. 2H. इंक्वायरी कहाँ दिया हुआ है? I. हाँ 2G. G. 2G, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ है? 2I. I. I, समन केस कहाँ है? W. और वारंट केस? 2H. ठीक ठीक, बताओ सेक्शन 4। Trial of offences. Trial of offences. आईपीसी का इन्फोर्समेंट सीआरपीसी करेगा, अदर केसेस का देखेंगे हम। ऑपरेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। अब यहाँ से केयरफुल होना। सेक्शन 6, Code by criminal. क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। 7, Sessions Division. डिविजन्स। 8, Metropolitan. Metropolitan वेरी area. गुड, वेरी गुड सुबेश। मेट्रोपॉलिटन एरिया कितना चाहिए? मेट्रोपॉलिटन एरिया में 10 लाख 1 million. 1 10 मिलियन। lakhs. सेक्शन 9, Court of Sessions. Subsession. इसी में असिस्टेंट और इसी में आई थिंक एडिशनल भी है। additional. Yes, Yes. sir. Additional session. सेक्शन 10, Subordination of सबऑर्डिनेट, यानी असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। हम लोग जो देखते हैं 11 पता है, 11 छोड़ो, Magistrate court. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। 11 12 दो इंपॉर्टेंट सेक्शन। 11 क्या है Court of Judicial Magistrate. और 12 क्या है? CJM Judicial है और Magistrate. सीजीएम, करेक्ट। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सीजीएम। फिर 16 और 17 आई थिंक आता है। 16 and 17। Court of Metropolitan Magistrate. और Chief. 16 क्या है? 16 देख के बताइए। Court of Magistrate. ठीक है, और 17 Chief Metropolitan Magistrate. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है। सेक्शन 20 Executive Magistrate. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। वेरी गुड। सेक्शन 24 Public Prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें दो लोग हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना चाहिए एक्सपीरियंस? 7 years. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 years. 10 इयर्स। वेरी गुड। सेक्शन 25 किसके लिए है? Directorate of Prosecution. नहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 7 एग्जाम होता है। हाँ एग्जाम होता है। करेक्ट, एग्जाम होता है, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें दो रिस्ट्रिक्शन है कि मजिस्ट्रेट मतलब लाइक पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन को रोक है। वो दोनों केसेस क्या क्या है? एक तो वो आईओ नहीं होना चाहिए, और दूसरा नॉट बिलो द रैंक ऑफ Sub Inspector. ठीक बात है। 25 देख लिए। अब आता है 25A। क्या है ये? Directorate of Prosecution. डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में दो पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टरेट। दोनों का क्वालिफिकेशन 10 years. 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? एनीवन? Concurrence of the Chief Justice of the High Court. It has to be appointed. They have to be appointed by concurrence, not consultation. क्वेश्चन पूछ लेगा। Concurrence of High Court। ठीक है। 25, 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखे थे कभी। कोर्ट्स बाय विच ऑफ Which offences are tried. कौन से ट्रायल कोर्ट कौन से हैं जो सभी पता है? और हाई कोर्ट कहाँ करती है ट्रायल? कहाँ पावर हाई कोर्ट का? 464 462. नहीं 474 26 4 6 नहीं 474। ठीक है। 27 जुवेनाइल है, हम लोग देखेंगे 27। बताओ 28 और 29 में सुप्रीम कोर्ट का पावर
Any sentence authorized by law. Establishing provision. 124 Article 124. Court, High Court sentence कितना sentence? Any sentence authorized by law. और establishing provision 214. 14. Sessions Court power. Sentence authorized by law. Death sentence to be Confirm. verified. किस सेक्शन में Confirmed by the High Court. किस सेक्शन में कंफर्म करती है हाई कोर्ट? 366 366 और 369 कहता है कि 2 जज होंगे उसमें। 2 जज। ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज का पावर बताओ। सेम एज सेशंस जज। नहीं, असिस्टेंट 10 years. असिस्टेंट का 10 10 साल। फिर हम लोग क्या किए थे? 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में हाईएस्ट कोर्ट सीजीएम है, सीजीएम के पास पावर 7 years. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर 3 years. 10 क्लास के पास पावर Year. 5 times 10. और मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीएमएम के पास पावर 3 years. ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर जेएमएफसी का जेएमएफसी का जितना है 1 साल, सॉरी 3 साल और 10 साल। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। ये कहाँ तक पहुंच गया हम लोग? सेक्शन 28 29 हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग एक सेक्शन 39 देखे थे, याद है किसको? सनहा बोलते हैं। इंफॉर्मेटरी पिटीशन बोलते हैं इसको। चलो यहाँ के बाद हम लोगों ने देखा था 53, बताओ। 53 Search for arrest. Search for examination of accused. for the purpose of collection of evidence. 53A rape accused का medical examination. 2 सीजर 57 देखे थे हम लोग। सर्च नहीं To be detained. घंटे में प्रोड्यूस करना, 24 आवर में प्रोड्यूस करना। ठीक है। 154 एफआईआर I see. 155 information in case of non-cognizable offense। 156 Investigation. power of investigation पुलिस ऑफिसर का और मजिस्ट्रेट भी करता है। 157 Procedure for investigation. procedure for investigation, very good Gaurav। 158 Report house. कोर्ट कैसे सबमिट होगा। 159 ऑर्डर करना मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंक्वायरी कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 159 में कर सकता है। 160 फिटनेस को अपीयरेंस कैसे सिक्योर करोगे। 161 एग्जामिनेशन करेंगे किसका, विटनेसेस का एग्जामिन करेंगे। 162 एविडेंशियरी वैल्यू Evidence वैल्यू 61 की स्टेटमेंट 145 ऑफ एविडेंस 145 के अनुसार कौन सा दिखना होता है सर। और किस केस में ये सब्सटेंटिव केस बन जाएगा? दोनों केस का नाम बताओ। 31 clause और 27 ठीक है। 163 Inducement to be offered by Judgment and Court। 164 confessions and statement. to the magistrate statement। 164A Confession. नहीं 164A physical examination of victim of rape। 165 search by the police. by the police for investigation। 167 Default bail. for bail। 169 Release of a prisoner if Where the there is no sufficient evidence। the report के regarding provision। रोजा रिपोर्ट होता है 170 sufficient Sufficient. 52 पुलिस डायरी पुलिस डायरी पुलिस 173 clause 2 पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट 173 clause 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन further investigation। Inventory report. 190 cognizance of the magistrate. 191 अभी तो अभी तुरंत पर है। Accused को ट्रांसफर करना है. एक्यूज को ऑप्शन देना दूसरे मजिस्ट्रेट को। हाँ जी 192 को मेक ओवर याद रखना, आप बताइए कि मेकिंग ओवर इसको करते हैं। 193 पर है
Committal. Court of session cannot take direct cognizance. ठीक है 199 Committal. Defamation वाले case. डिफेमेशन वाला केस Different for defamation. 200 Examination of complainant. एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट 201 Return of Return of the complaint. ऑफ कंप्लेंट 202 Postponement. पोस्टपोनमेंट ऑफ व्हाट Issue of to a process. process. प्रोसेस 203 Dismissal of the complaint. 204 Issue of process. Process. 205 Dispense attendance in general cases. जनरल केसेस 206 Petty The offense. offense. The offense. 207 Supply of Supply of copies in report case and other of documents. police report में case. पुलिस केस 208 Supply of copies in case of complaint case. 209 Committal proceedings. Proceeding. 273 273 evidence to be In taken presence of Taken in presence of accused. सेशन ट्रायल कहां से कहां तक है 225 to 225, 238, 37 37. वारंट केस 238. 238 से That's 250. 250. 250 तक ठीक है समन केस 251 to 259. 51 to 259. एंड लास्ट में समरी केस 265. 65 ओके वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छा बाकी सब लोग करेंगे तो ज्यादा इसका बेनिफिट होगा सब लोग को याद होगा चार्ट सब लोग बनाइए भेजिए तभी उसका फायदा है अदरवाइज इतना मेहनत करने का हम तो बार बार पढ़ाएंगे ही आप लोग को अगर सीखना है उसको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा चार्ट सीआरपीसी बहुत हलवा सब्जेक्ट लगेगा इसके बाद है ना थोड़ा सा फोकस रखना है ठीक है एक काम नया करेंगे हम लोग मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन हम सिलेक्टिव भेजेंगे जैसे अभी टीपी कंप्लीट हुआ रिसेंटली टीपी के कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में भेजेंगे whenever you get time you write all those 3 questions ताकि मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चलता रहे आप लिख करके भेजिए और जैसे जैसे समय मिलेगा उसको चेक करके हम लोग आपको फीडबैक देते हैं है ना तो ये रेगुलरली चलता रहना चाहिए जो सब्जेक्ट वाइज चलेगा तो चलेगा ही लेकिन जो प्रीवियस किए हैं वो मिस आउट हो जाएगा है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का एक रिवीजन का बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दें उसके साथ कुछ और भी कर लें वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग ठीक है तो आंसर लिख के भेजिएगा चार्ट बनाकर भेजिए हमको इतना सब कीजिए नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट सीआरपीसी इन डिटेल विद द चैप्टर 4 आई थिंक दैट इज द चैप्टर ऑफ अरेस्ट ठीक है थैंक यू एवरीवन थैंक यू मेक योर अटेंडेंस थैंक यू सो मच Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.